बात की जाए, आपने देखा है कि जिस प्रकार राजनीति में जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, अलायंस का नाम बना, वैसे ही देश का नाम इंडिया से भारत रखने के लिए प्रधानमंत्री जी चल पड़े। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो या तो कहीं ना कहीं किसी तरह की हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, या फिर राम रहीम की बात करनी है, और या कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी छोटी मोटी यानी कि सेना के साथ कहीं वार का रूप लेकर के और अपने आप को सुर्खियों में रख के, और ये कहलवाने की बात है कि जैसे भारत भी अभी बना हो, देश आज़ाद भी जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी हुआ हो, पहले जिसने आज़ादी करवाई, आज़ादी के लिए जो लड़े शहीद हुए, वो व्यर्थ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इंडिया था और भारत भी था, जिसको भारत कहना अच्छा लगता था वो भारत कहता था, और इंडिया कहना अच्छा लगता था इंडिया कहता था। यदि बात की जाए, सिलेंडर 200 रुपये कम कर दिया गया है और उस पर अब राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने 200 रुपये कम कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया जनता पे, और विपक्ष कह रहे हैं कि जब 700-800 बढ़ाया है तो 200 कम करने का क्या फायदा। इलेक्शन आया है ना, बात 200 रुपये कम करने की नहीं है, बात ये है कि 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए। भाजपा के लिए अपनी आन बान शान की बात क्या है कि हम जनता को कुछ ना कुछ दे करके, अब 5 साल लूटने का काम किया, जनता की पॉकेट में पैसा छोड़ा नहीं। 500 की जो चीज़ थी 450 की थी, वो 1200-1300 में गई। और शुरुआत कहाँ से की थी कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा, और फिर वो सब्सिडी पता ही नहीं चला कहाँ गई। अब 200 रुपये कम करके सिर्फ जनता को ये दिखा रहा है कि मैं जनता के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जनता समझ रही है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन घरानों के लिए किया जो यानी कि मोटी आसामी, बड़े बड़े सेठ, अडानी, अंबानी, कितनी बार हम उनके नाम लें। मतलब उन लोगों को पहले पॉकेट भरी उनकी, उनके बैंक भरे, उनको विश्व स्तर पर नाम चमकाया उनका अमीरी के रूप में, और जनता के पैसे से चमकाया। और अब जनता को यानी कि 1000 रुपये 800 रुपये ज़्यादा लेकर के और आज 200 रुपये कम करना कोई अच्छी बात नहीं है। बात करें, सभी जितने भी मैक्सिमम बड़े लोग हैं उन्हीं का कर्जा माफ़ हुआ है, किसान का कोई कर्जा नहीं माफ़ हुआ। किसान पे तो कर्ज बढ़ा है। वहीं मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास पे जो पहले EMI आती थी उस पर ब्याज लगता था, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। देखिए, मैं अकेली एक पार्टी की बात नहीं करता। जब से देश आज़ाद हुआ है और कोई भी पार्टी की सत्ता रही, कांग्रेस की भी रही, बीच में किसी और पार्टी की भी, और गठबंधन की भी रही, भाजपा भी आई गठबंधन के साथ, और दोबारा से फिर सत्ता में मतलब पूर्ण रूप से भी भाजपा आई। अपने देश में लगभग कहते हैं कि 75% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, कमेरा वर्ग है, और वो जितना गरीब था उससे ज़्यादा गरीब करने का काम हर किसी सरकार ने किया, और भाजपा ने तो अति कर दी उसकी, क्योंकि उसके लिए जो कार्य करने की बात है वो तो कोई पार्टी सोचती ही नहीं, इनकी मैनिफेस्टो में ही नहीं होती वो चीज़ें, और होती हैं तो उसको दरकिनार कर देते हैं जब ये सत्ता में आ जाते हैं। हमेशा ही जो हमारा अमीर घराना है हमारे देश का, जो मतलब 10 से 12% लोग भी नहीं हैं, उन लोगों के लिए कार्य करते हैं ये लोग। अभी कल एक टीवी चैनल दिखा रहा था कि हर किसी पार्टी में सांसद जो हैं, आपराधिक मामले भी परसेंटेज ऑफ दिखाया उन्होंने, अरबपति कितने हैं वो भी दिखाया उन्होंने, और आम जनता के बारे में मतलब इन्होंने फिर किया क्या? आम जनता के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उनको एक वोट कैसे उनका लिया जाए, मतलब कुर्सी के लिए आम जनता को इन्होंने काउंट किया वोट के रूप में। आम जनता के लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। आप एक बात बताइए, गरीब से गरीब आदमी यदि कहीं बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो जब ये इनका एक जो आयुष्मान के नाम से कार्ड बना रखा है, उस आयुष्मान कार्ड में 18 रुपये का बेड होना चाहिए। क्या पॉसिबल है प्राइवेट हॉस्पिटल में? एक बेड एक दिन के लिए क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो कहाँ से उसको सुविधा मिलेगी?
उस आयुष्मान की कार्ड के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको डेली की जो मेडिसिन देनी होती हैं वो लो क्वालिटी की दी जाती है। क्यों? क्योंकि बिल जो हैं वो मेंटेन करेंगे अपना, उनकी जो एक मतलब लक्ष्मण रेखा है कि इतने लाख रुपए तक हम आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो उनका जो डेली का डॉक्टर के चार्जेज हैं, जो उनका रूम के चार्जेज हैं, आईसीयू के चार्जेज हैं, उन्हीं में चला जाता है। तो मेडिसिन जो एक विशेष जो चीज़ है एक मरीज़ के लिए कि दवाई खाएगा तभी तो ठीक होगा, ट्रीटमेंट तो दवाई है, वो मेडिसिन लो ग्रेड की मिलती है। तो आम जनता के लिए शिक्षा की बात करेंगे तो फ्री शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर ही नहीं है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स ही नहीं है इनके पास। 6 महीने निकल जाते हैं, गवर्नमेंट की बुक्स नहीं मिलती बच्चों को। क्या मिड डे मील के लिए स्कूल में जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने अक्सर सुना हुआ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। तो इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करना, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? पहले तो मैं ये आपका पहला जो क्वेश्चन है ना कि अब जैसे नज़दीक इलेक्शन आए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5 साल और पिछले 5 साल यानी कि 9 साल से ऊपर का समय हो गया नरेंद्र मोदी जी को राज करते हुए इस देश पर। क्या उनके दिमाग में उस टाइम नहीं आया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि आज यदि 2023 लास्ट में या 2024 फर्स्ट में अपने लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जितनी स्टेट गवर्नमेंट हैं सबको भंग करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है? 6 महीने पहले या 1 साल पहले जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, क्या उस टाइम इसको मोदी जी को नहीं पता था कि आज जो इलेक्शन का खर्च इन स्टेट में आ रहा है और फिर आप 1 साल बाद ये स्कूपा छोड़ेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? तो मेन क्या है कि प्रधानमंत्री जी को तो एक नई इमारत खड़ी करके इलेक्शन पे जाना होता है, और ये नई इमारत है कि मैं तो वन नेशन और वन इलेक्शन की भूमिका में जाना चाहता था, लेकिन विपक्ष ने नहीं होने दिया। और बहुत सी प्रक्रियाएँ ऐसी हैं जो हमारे आज संविधान के अनुसार हमारे आम लोगों के लिए कार्य करती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा देश में, कुप्रभाव रहेगा। क्योंकि आपको मैं इसकी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। लोकसभा और राज्यसभा पैरेलल में काम करती है हमारी। लोकसभा के भले ही सदस्य ज़्यादा हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार बनते हैं। जिन स्टेट्स में ज़्यादा गवर्नमेंट जिस पार्टी के है उसी पार्टी के सदस्य जो हैं राज्यसभा में होते हैं। और ये तालमेल बैठने में आपने देखा होगा, जब कांग्रेस से आउट हुई थी और भाजपा सत्ता में आई थी तो एक योजना लग गई थी कि इनका बहुमत लगभग राज्यसभा में बना नहीं था। तो जनता के लिए जो कानून बनाते हैं तो सत्ता पक्ष की मोनोपोली नहीं चलती उसमें। और यदि हमारे देश में क्या है, आम वोटर की बात कि एक लहर बनाते हैं, वो ये नहीं देखते सदस्य कौन है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। मतलब एक नाम देख लेते हैं कि हमें तो इसको प्रधानमंत्री बनाना है, उस व्यक्ति के नाम पर वोट देते हैं। वो किसी मुद्दे पर वोट नहीं देती जनता। जनता भी हमारी भोली भाली है, इसको भी समझना होगा, इसको भी पढ़ना होगा, सीखना होगा। अपने लिए यदि कार्य करने हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए वोट नहीं होता। वो आपकी मतलब ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है, आपके लिए काम कौन कर रहा है, उसको वोट देने की बात होती है। और जब एक नेशन के लिए एक दिन इलेक्शन होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की लहर यदि एक पार्टी के लिए बन गई, एक व्यक्ति के लिए बन गई ना, तो वो अच्छा और बुरा देखेंगे नहीं। तो फिर राज्यसभा का मकसद क्या रहेगा? जब एक पूरे देश और प्रदेशों में यदि लगभग 70% प्रदेश एकदम से MLAs भी उसी के और MP भी उसी के आ जाते हैं, तो फिर राज्यसभा में क्या रहेगा? राज्यसभा भी उसी की होगी। तो फिर एक सदन मेरे ख्याल से उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। यदि बात की जाए OPS पेंशन की, तो OPS पेंशन बंद कर दी गई और वन नेशन वन पॉलिटिशियन वन पेंशन का ये नाम तक नहीं लेते हैं। जब आम आदमी की पेंशन बंद कर सकते हैं तो पॉलिटिशियंस की पेंशन और एक्सपेंसेस क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? मैं आपको इसमें 2 चीज़ें मिला करके बताऊंगा कि जब हमारा लोकतांत्रिक जो प्रणाली है देश में, उसमें रीढ़ की हड्डी जो माना जाए ना लोकतांत्रिक प्रणाली की, वो गांव की लोकल सरकार होती है, जिसमें पंचायत होती है गांव की, BDC मेंबर होते हैं, जिला पार्षद होते हैं। वो रीढ़ की हड्डी होती है।
उनके लिए कानून कौन बनाता है? प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा राज्यसभा मिलकर के कानून बनाती हैं कि कैसे आपको काम करना है। अब जहाँ से कानून बनते हैं उनके लिए किसी तरह की एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं कि आप अनपढ़ हैं तब भी एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप पढ़े लिखे हैं तब तो लड़ ही सकते हैं। आप अपराधी हैं तब भी लड़ सकते हैं। आपका कितना ड्यूज है, बिजली का बिल, क्या इन अमीर जो एमएलए और एमपीज हैं क्या इनके ड्यूज नहीं होते? किसी की कोई काउंटिंग नहीं होती कि आपका कितना ड्यू है, आपने कितना बैंक से लोन ले रखा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए ले रखे होते हैं और इनका मतलब वो ड्यू पड़ा ही रहता है और ये इलेक्शन फाइट करते हैं। आपके गांव का जब एक पंच बनता है, मेंबर बनता है, तो उसके लिए शिक्षा निर्धारित की गई सबसे पहले, फिर उसके लिए पानी के बिल से लेकर के और बैंक के ड्यूज लेकर के आने पड़ते हैं। भले उसके नाम खेती नहीं है, यानी कि वो किसान नहीं है, उसकी ज़मीन नहीं है, लेकिन उसको फिर भी जो अपना कृषि बैंक है उससे नो ड्यूज लेके आना पड़ेगा। इस भूमिका से कौन गुजरा? आम व्यक्ति गुजरा। तो मेरा बताने का मकसद क्या था आपको कि यानी कि ओल्ड पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन किसकी है? आम आदमी की है। आम आदमी के घर से कोई व्यक्ति कर्मचारी बना और कर्मचारी बन के जब वो रिटायर्ड होता है, अपने जीवन के 58 साल पूरे जब उसके हो जाते हैं तो, या 60 साल हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट क्या देती थी उसको कि एक उसका मेहनताना, कि आपने अपना जीवन जो था, गोल्डन लाइफ जो थी, यंग जो एज थी, वो आपने हमारे विभाग के लिए दी और यहाँ बैठ करके आपने काम किया। अब हम आपको जो खाली समय आपका है और जो वृद्ध अवस्था आपकी है उसके लिए मेहनताना देते हैं। तो वो एक टाइम की पेंशन जो मिलती थी उसमें भी इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जब एमएलए एक बार बनता है तो उसकी एक पेंशन, दूसरी बार बनता है तो डबल पेंशन, 3 बार बनता है तो तीसरी पेंशन, ऐसे एमपी और मतलब चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उनकी फिर बाद में यानी कि उनको अलग से भी बेनिफिट्स मिलते हैं। पेंशन नहीं, अलग से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कर्मचारी को तो कभी नहीं मिलता। इनको जब ये एमएलए होते हैं 5 साल के लिए तो गाड़ी का डीजल भी मिलता है। क्या किसान को अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल देती है? क्या उसमें कोई डिस्काउंट ही होता है? मान लिया कि 90 रुपये डीजल का रेट है तो किसान के लिए कोई सब्सिडी है कि आपको 40 रुपये मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा क्योंकि आप खेत में अनाज पैदा करेंगे और हम आपको मतलब वहाँ भी एमएसपी, क्या है एमएसपी? 1.5 गुना ही तो वो अपनी कीमत जो लगती है उसके ऊपर 1.5 गुना ही कॉस्ट तो मांगती है कि मैंने जो फसल उपज की है उस फसल का मुझे 1.5 गुना भाव दे दो आप। लेकिन गवर्नमेंट तो वो भी नहीं देती, उसको डीजल पे डिस्काउंट नहीं है। और जब एक एमएलए हवा में रहता है, उसको गनमैन मिलता है और उसके साथ जब उसकी गाड़ी दौड़ती है तो उसको पर डे के किलोमीटर निर्धारित किए जाते हैं कि आपको इतने किलोमीटर का डीजल दिया जाएगा। यानी देश को लूटने और खसोटने की जो नीति है वो सभी राजनेताओं के लिए है, बड़े राजनेताओं के लिए। गांव से जो लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं उसके लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं है। 2,000-2,500 रुपये सैलरी होगी एक सरपंच की गाँव की, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और